सुहानी निशा और विवेक से कहती है, शायद मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से बचपन में मेरी मेमोरी चली गई थी। ये सुनकर निशा और विवेक फिर से चौंक जाते हैं। तो क्या तुम्हें 7 साल के पहले का अपना बचपन बिल्कुल भी याद नहीं? लेकिन एक सपना है जो मैं अक्सर देखती हूँ, शायद उसका मेरे पास्ट से कोई कनेक्शन है। कैसा सपना? सपने में मुझे एक बड़ी सी हवेली दिखती है और एक आदमी की आवाज भी सुनाई देती है। वो कहते हैं, मेरी बच्ची को जाने दो, वो कलश तुम ले लो। हर बार इतना देखते ही मेरी नींद खुल जाती है। पता नहीं क्यों, पर यह सपना मुझे बहुत परेशान करता है। तो क्या तेरे मम्मी पापा को भी तेरे रियल मॉम डैड के बारे में कुछ नहीं पता? पता नहीं, जब भी मैं पापा को इस बारे में पूछती हूँ तो वो बात टाल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो और इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मैंने ये पूछना भी बंद कर दिया है। शायद मेरे इस सवाल से उन्हें तकलीफ होती है। सुहानी का जवाब सुनकर वहाँ सभी शांत हो जाते हैं। मेरे पास एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि पद्मिनी का उस साई से कोई कनेक्शन है या नहीं। ये सुनते ही विवेक और सुहानी पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर निशा को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। निशा उनकी नजरों को समझ जाती है और एक्साइटेड होकर कहती है, अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो सफेद कपड़ों वाली लड़की जो हमारे हिसाब से सना है, मुझे उस रात छू भी नहीं पाई थी। हाँ तो? अगर पद्मिनी का उस साई के साथ कुछ भी लेना देना है तो वो भी इस रुद्राक्ष की वजह से मुझे छू नहीं पाएगी, और अगर मैं उसे टच करूंगी तो उसे कुछ तो फर्क पड़ेगा। उसका रिएक्शन ही हमें बताएगा कि वो उस साई के कनेक्शन में है या नहीं। निशा, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। विवेक भी सुहानी से सहमत होकर कहता है, सच में यार, क्या आइडिया दिया है तुमने। हम कल ही इसे एग्जीक्यूट करेंगे। निशा के इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तीनों राजी हो जाते हैं और इसकी प्लानिंग करने लगते हैं। रात के 11 बजे थे। अर्णव अपनी टीम के साथ पुराने रोड पर तैनात था। वहाँ चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। सुनसान पुराने रोड पर पुलिस की 5 सफ़ेद गाड़ियाँ लाइन से खड़ी थीं। उस घने अंधेरे में उन गाड़ियों की हेडलाइट के आसपास रोशनी थी। सभी पुलिस वालों के हाथ में एक टॉर्च था और वो सभी 4-4 का ग्रुप बनाकर पुराने रोड पर फैले हुए थे। अर्णव बीच की कार पर टिककर खड़ा था। गोपाल भी उसके साथ था। वो काफ़ी घबराया हुआ था। अर्णव गोपाल को देखकर उसकी हालत समझ जाता है कि उसे यहाँ डर लग रहा है। गोपाल, तुम डरते बहुत हो। पुलिस वाले हो यार, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। गोपाल घबराकर अपने आसपास देखते हुए कहता है, सर, यहाँ डरना बहुत जरूरी है। आप उस साए के चक्कर में नहीं पड़े हैं ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। गोपाल की बात सुनकर अर्णव को आज शाम उसके साथ हुआ इंसिडेंट याद आ जाता है। उस इंसिडेंट को याद करके अर्णव के चेहरे पर शिकन आने लगती है। जो चीज़ें उसने आज महसूस की थीं वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उस इंसिडेंट को याद करते हुए अर्णव अपने मन में कहता है, आज शाम जो हुआ वो क्या था? क्या मैं सच में अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद अर्णव अपना सर झटक कर कहता है, नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। हो सकता है ये सब वर्क स्ट्रेस की वजह से हुआ हो। गोपाल सही कह रहा था, मुझे थोड़े आराम की जरूरत है। खुद को ये बात समझाकर अर्णव फिर से अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन बजता है। अर्णव देखता है कि ये कॉल इंस्पेक्टर शर्मा का था। सर, हमें कुछ मिला है, आप प्लीज टीम को लेकर मेरे लोकेशन पर आ जाइए। इंस्पेक्टर की बात सुनते ही अर्णव अलर्ट हो जाता है। क्या मिला है तुम्हें? सर, मैं फोन पर नहीं समझा सकता। अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं आपको यहाँ आने के लिए नहीं कहता। गाइस, फॉलो मी। अर्णव अपनी टीम के कुछ ऑफिसर्स के साथ उस लोकेशन की तरफ चला जाता है। वो लोकेशन जंगल के काफी अंदर थी। अंधेरी रात में वो घना जंगल उस पुराने रोड से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। ना चाहते हुए भी गोपाल को अर्णव के साथ आना पड़ा था। वो मन ही मन अर्णव को कोस रहा था। कुछ दूर चलने के बाद जब अर्णव उस लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां 4 पुलिस कांस्टेबल और इंस्पेक्टर शर्मा खड़े थे। उनके साथ 2 कुत्ते भी थे जो एक ही तरफ देखकर भौंक रहे थे। ये सब देखकर अर्णव समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। वो उन ऑफिसर्स के पास जाकर उनसे कहता है, क्या बात है इंस्पेक्टर, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? अर्णव के सवाल करने पर इंस्पेक्टर शर्मा अपने टॉर्च का फोकस उस तरफ करते हैं जिस तरफ कुत्ते भौंक रहे थे।
अर्णव अपनी नज़र इंस्पेक्टर शर्मा से उस टॉर्च की रोशनी की तरफ ले जाता है और वहाँ अर्णव जो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहाँ इंसान का एक हाथ था जो ज़मीन से बाहर निकला हुआ था। इंस्पेक्टर, इसी वक्त कुछ लोगों को बुलाओ जो इस जमीन को खोद सकें। इतना कहकर अर्णव फिर से विशिंग वेल की तरफ चला जाता है। वो आज किसी भी हालत में उस पुराने रोड पर ही रहना चाहता था। वो जल्द से जल्द उस क्रिमिनल को पकड़ना चाहता था जो लोगों को इतनी बेदर्दी से मार रहा था। अर्णव विशिंग वेल की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उसे फिर से एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज़ सुनाई देती है। अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ये आवाज़ सुनकर अर्णव फिर से अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी औरत दिखाई नहीं देती। वहाँ अर्णव के साथ उसकी टीम थी, इसीलिए अर्णव इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। रात के 2 बजे थे। सेंट थॉमस हॉस्टल की सभी लड़कियां सोई हुई थीं। सुहानी और निशा भी अपने रूम में आराम से सो रही थीं। हमेशा की तरह एक आदमी इस वक्त सुहानी के कमरे की खिड़की के पास खड़ा उसे देख रहा था। उसने एक शॉल ओढ़ी थी जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उस खिड़की की तरफ आ रहा है और वो आदमी फौरन खिड़की के पास से हटकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पेड़ के पीछे छुपकर वो देखता है कि एक लड़का सुहानी के कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ रहा है। उस लड़के ने ब्लैक कलर का लेदर जैकेट पहना हुआ था और अंधेरे में उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़का खिड़की से सुहानी के कमरे के अंदर चला जाता है। सुहानी इस वक्त अपने बेड पर गहरी नींद में सो रही है। कमरे में ज़्यादा रोशनी नहीं थी, वहाँ बस एक डिम लाइट ही जल रही थी। सुहानी का चेहरा इस वक्त बिल्कुल शांत था। वो लड़का सुहानी के सिरहाने के पास आकर ज़मीन पर घुटने के बल बैठ जाता है। तभी सुहानी के शांत चेहरे पर शिकन आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी को किसी के कमरे में आने का एहसास हो गया है, लेकिन वो अपनी नींद से बाहर नहीं आ पा रही है। वो लड़का सुहानी के चेहरे पर अपने हाथ की उंगलियां ले जाता है और फिर उन उंगलियों को उसके गाल पर फेरते हुए उसके बालों तक ले आता है। सुहानी अब नींद में ही रेस्टलेस हो रही थी। वो लड़का सुहानी का एक बाल पकड़कर उसे तोड़ देता है। जैसे ही सुहानी का बाल टूटता है उसकी नींद खुल जाती है और वो हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाती है। सुहानी डरकर अपने आसपास देखती है, लेकिन अब उस कमरे में उसके और निशा के अलावा कोई भी नहीं था। सुहानी अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, फिर से वही सपना। सुहानी अपने बेड के पास रखे टेबल से पानी की बोतल उठाती है और पीने लगती है। पानी पीने के बाद सुहानी दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर कहती है, पता नहीं ये सपना मेरा पीछा कब छोड़ेगा। दूसरी तरफ अर्णव भी विशिंग वेल के पास खड़ा था। वो अपने आसपास बड़े गौर से देख रहा था। आज वो किसी भी हालत में यहाँ कोई भी अनहोनी नहीं होने देना चाहता था। अर्णव वहाँ खड़ा ही था, तभी उसका फ़ोन बजता है। हाँ इंस्पेक्टर शर्मा, क्या अपडेट है? इंस्पेक्टर शर्मा इस वक्त बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। वो डर से हकलाते हुए कहते हैं, सर आप प्लीज फौरन यहाँ आ जाइए। इस बार अर्णव झल्लाकर कहता है, ये तुमने क्या लगा के रखा है शर्मा? फोन पर नहीं बता सकते कि क्या हुआ है? सर वो अर्णव खुद को शांत करते हुए कहता है, क्या कोई डेड बॉडी मिली है? सर प्लीज आप आ जाइए, मैं आपको फोन पर नहीं समझा सकता। इंस्पेक्टर शर्मा की आवाज़ कांप रही थी। अर्णव इरिटेट होकर कॉल कट कर देता है। पास खड़ा गोपाल डरी हुई नज़रों से अर्णव को देख रहा था। वो डर रहा था कहीं अर्णव फिर से उसे जंगल में तो नहीं ले जाएगा। चलो यार गोपाल। गोपाल दुखी होकर कहता है, सर फिर से? अर्णव गोपाल के पास जाता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है। मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारा इंस्पेक्टर मान ही नहीं रहा है। अब जाना तो पड़ेगा। सर आप चाहिए ना, मैं यहीं रुक जाता हूँ। अर्णव अपने आसपास देखते हुए कहता है। ठीक है, तुम रुक सकते हो, ये सुनकर गोपाल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि तुम पुराने रोड पर खड़े हो। अगर मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई भटकती हुई चुड़ैल मिल गई तो फिर मुझे मत कहना। इतना कहकर अर्णव पीछे मुड़कर जंगल की तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। गोपाल विशिंग वेल की तरफ देखता है जो उस अंधेरे में और भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। उसे देखकर गोपाल और भी ज्यादा डर जाता है और अपने मन में कहता है, अगर जंगल के और अंदर गया तो शायद वो साया मुझे छोड़ दे, लेकिन अगर यहाँ अकेले रहा तो वो पक्का मुझे मार देगा। वो अर्णव को देखता है जो काफी आगे चला गया था।
गोपाल जितना तेज भाग सकता था भागते हुए अर्णव के पास जाता है। अर्णव पहले ही जानता था कि गोपाल ऐसा ही करेगा, फिर भी वो अनजान बनकर कहता है, अरे गोपाल, तुम रुक नहीं रहे? गोपाल अपनी घबराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहता है, सर मेरी ड्यूटी आपके साथ है ना, तो फिर मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। अर्णव अपनी आईब्रो ऊपर करके कहता है, अच्छा, जी सर, आपके साथ रहना ही मेरी ड्यूटी है। अर्णव मुस्कुराता है और अपने कुछ टीम मेंबर्स के साथ उस लोकेशन की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में वो सभी उस लोकेशन के करीब पहुंचते हैं। वहां उन्हें तेज बदबू का एहसास होता है। वो सभी अपना रुमाल निकालकर अपनी नाक बंद कर लेते हैं। गोपाल को तो उस स्मेल से उल्टी आ रही थी। गोपाल मुंह पर रुमाल रखते हुए कहता है, ये बदबू तो कुछ ज्यादा ही आ रही है। अर्णव अब समझने लगा था कि इंस्पेक्टर शर्मा इतने घबराए हुए क्यों थे। वो आगे बढ़ते हुए खुद से कहता है, ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है। क्योंकि वो सब पुलिस ऑफिसर्स थे, इसीलिए उन्हें एहसास हो गया था कि वहाँ ज़रूर कोई डेड बॉडी मिली होगी। लेकिन जितनी बदबू वहाँ से आ रही थी, इससे ये तय था कि वहाँ एक डेड बॉडी नहीं थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वो बदबू और भी तेज होती जा रही थी। अर्णव उस लोकेशन पर पहुंचकर देखता है कि पुलिस वाले एक बड़े से गड्ढे के किनारे खड़े थे। वो सभी काफी परेशान और डरे हुए लग रहे थे। अर्णव उनके पास जाता है और उस गड्ढे के अंदर देखता है। अंदर का नजारा देखकर अर्णव का सर चकरा जाता है। आखिर क्या था उस गड्ढे के अंदर, और कौन था वो इंसान जो सुहानी के कमरे में आया था? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर। साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।